नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुक करते हैं न्यूज एट 10 में सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुए रवाना। प्रधानमंत्री जापान में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन से इतर जापान सहित कई देशों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में भारत की मौजूदगी को बताया सार्थक। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए जताई उत्सुकता। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। भारत ने हिंसा से जूझ रहे सूडान को मुहैया कराई चिकित्सक सामग्री। सूडान में भारतीय राजदूत ने अस्पतालों और मरीजों के लिए सौंपी 25 टन दवाएं। सूडान के सामाजिक विकास मंत्री ने कहा, वक्त पर पहुंचाई गई दवाएं मरीजों के लिए मददगार साबित होंगी। विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी की बदौलत आरसीबी ने आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आज होने वाले मुकाबले में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। और 14 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने चोट के चलते प्रतियोगिता से लिया नाम वापस। 19 साल के टेनिस करियर में पहली बार फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे नडाल। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे।
पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes, as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका अब हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और ये यात्रा बेहद अहम होने वाली है और इस पर कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हुए हैं जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही रवानगी की है भारत से और इस यात्रा में ख़ास तौर पर इन तमाम देशों के साथ सामरिक, रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों के साथ साथ कई अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बात अगर G7 के करें तो आर्थिक संगठन के तौर पर G7 की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब खुल के कई अन्य मुद्दों पर भी G7 जो है वो केंद्रित है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के साथ साथ डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो एशियाई मुल्क हैं उनकी भागीदारी रहने वाली है, इस पर भी हम लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और इस पूरी बड़ी खबर पर हमसे बात करने के लिए अमृतपाल जुड़ गए हैं हिरोशिमा से। अमृत, हम जानते हैं कि G7 जो ग्रुप है उसका मेंबर भारत नहीं है, लेकिन ऐसे में इस बैठक में शामिल होना कितना फ़ायदेमंद भारत के लिए साबित हो सकता है? और करीबन 10 प्रधानमंत्री हैं जो G7 का पार्ट यानी उसमें भाग ले चुके हैं एज मेंबर नेशन।
जी, आपने ठीक कहा कि भारत मेंबर नहीं है G7 ग्रुपिंग का। हालांकि इस ग्रुपिंग को एक्सपैंड करने की काफी देर से बात चल रही है कि क्या इसको G10 कर दिया जाए या डेमोक्रेसीज 10 कर दिया जाए, पर अभी ये ग्रुपिंग कोई खास उस पर फैसला विस्तार का ले नहीं पाई है। पर इन्होंने ये किया था कि इसको एक्सपैंड किया, पार्टनर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया। जैसे आपने कहा कि भारत 10 बार एज अ पार्टनर कंट्री G7 का इसमें भाग ले चुका है शिखर सम्मेलन में। प्रधानमंत्री के लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही 3 बार शिरकत की है शिखर सम्मेलन में। अब ये चौथा प्रधानमंत्री का इसमें जो पार्टिसिपेशन होगी वो होगी। प्रधानमंत्री जैसे आपने बताया कि अभी वहां से निकले हैं और कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, आपने पूछा कि भारत के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है 3 एस्पेक्ट्स में। एक, क्वाड मीटिंग हो रही है इसके साइडलाइंस पे, क्वाड समिट जो सिडनी में होनी थी पर राष्ट्रपति बाइडेन वहां जा नहीं पाए तो उसको चेंज किया गया यहाँ। कल सुबह यहाँ जब आज शाम जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आज शाम सिर्फ कम्युनिटी के कुछ लोगों से वो एक छोटा इंटरैक्शन करेंगे जो उनको रिसीव करने के लिए वहां होंगे। कल इंपॉर्टेंट दिन होगा जब सुबह प्रधानमंत्री क्वाड मीटिंग करेंगे, क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कल दूसरा उनका कार्यक्रम है, 4 बायलैटरल्स हैं कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ, साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ, वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति मैक्रोन फ्रांस के उनके साथ और राष्ट्रपति किशिदा के साथ इंडो जापान बायलैटरल मीटिंग। उसके अलावा प्रधानमंत्री 2 आउटरीच सेशंस में इंटरवेंशन करेंगे। फूड सिक्योरिटी, जो बेसिकली ग्लोबल मुद्दे हैं, फूड, एजुकेशन, जेंडर, डेवलपमेंट, इन मुद्दों को। और दूसरा सेशन में इंटरवेंशन करेंगे जो रिजिलिएंट और सस्टेनेबल प्लैनेट के लिए, जिसमें क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तो भारत के लिहाज से ये काफी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बड़ी दुनिया की 7 इकोनॉमीज आपके साथ तालमेल बना के चलना चाहती हैं। जो और दूसरे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज यहां मौजूद रहेंगे, इंडोनेशिया, ब्राजील, वियतनाम, कोरिया, इनके साथ आप तालमेल बना के चलेंगे क्योंकि आप अध्यक्ष हैं G20 के जो इस साल होनी है। तो आप G7 के साथ तालमेल बनाना चाहेंगे और वाइडर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की आप जो आवाज इमर्ज किए हैं, उनकी जो चिंताएं, जो उनकी अपेक्षाएं, उनके कंसर्न्स, एस्पिरेशंस, वो एक G7 के फोरम पर रखेंगे जो कि एक रिच कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज का एक तरह से समूह है। लेकिन हमेशा से अमृत, G7 की आलोचना एक बहुत मुखर पॉइंट पे होती रही है कि G7 हमेशा अमीर देशों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। हालांकि ये पहले कहा जाता था। तो अब जिस तरह से भारत को वैश्विक मंचों पर हम बात करें, अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, आसियान की बात करते हैं, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है। क्या इसी तरह की स्थिति इस G7 में भी भारत मुखरता से रख पाएगा, खासतौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जहां तक बात है? देखिए, भारत जो आपने बातें उठाई वो बातें जरूर खास करके ग्लोबल साउथ के मुद्दे, क्लाइमेट पर पोजीशन, आपकी पोजीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, आपकी पोजीशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, आपकी पोजीशन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की रेस्टोरेशन पे, आपकी पोजीशंस बायलैटरल मीटिंग्स में वैश्विक मुद्दों पर जैसे इंडो पैसिफिक, आपकी पोजीशन रशिया यूक्रेन का जो जंग चल रही है उसको समाप्त कैसे किया जाए, उसकी आगे की राह क्या होनी चाहिए। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल हैं। जैसे आपने कहा कि रिच कंट्रीज का क्लब है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्लब है। अमीर देश अपने इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, गरीब देश अपने इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, वो तो होता ही है। पर इसको जब आप जैसे आपने कहा कि भारत जैसे देश को जब आप आमंत्रित करते हैं और भारत जैसे और देशों को, इंडोनेशिया,
ब्राजील, G20 के जो 20 देश उसका पार्ट है, 19 प्लस EU, उसमें से 12 तो यही मौजूद हैं। तो वो एक आप ब्रॉडन करते हैं स्कोप, पर हाँ उनका एजेंडा तो रहेगा ही। अब मान ले अगर G7 डिस्कस करेगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वो उस लिहाज से करेगा कि रशिया पे सैंक्शंस और कैसे लगाई जाएं, यूक्रेन की मदद हथियारों के साथ, पैसे के साथ और कैसे की जाए, एक्सपोर्ट्स रशिया को कंप्लीटली बैन कैसे किए जाएं, रशिया को पनिश कैसे किया जाए। तो इसमें पर भारत जैसे देशों का मुखरता से अपनी आवाज उठाना और कहना कि देखें डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू आप सॉल्यूशंस निकालें, क्योंकि आप इसका खामियाजा सिर्फ आप ये जंग वेस्ट और यूक्रेन की नहीं, वेस्ट और रशिया की नहीं है सिर्फ, हालांकि यूक्रेन और रशिया की कहते हैं पर है एक्चुअली देखें तो वेस्ट और रशिया की। इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। वो देश, अफ्रीकी देश जो उन फूड ग्रेन्स पे डिपेंडेंट है, वहां आप स्टार्वेशन जैसी स्थिति कर देंगे। पैंडेमिक से तो आप रिकवर बड़ी मुश्किल से अपने पैर तलाश रहे हैं, और यहां पे इस जंग का और डिसरप्शन से इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स हैं, कई देश दिवालिया होने की स्थिति पे हैं। तो ये सब बातें भारत दुनिया के कंसर्न्स अमृत, ये मान के हम चलें कि G7 देशों के बीच एकजुटता है, क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि 2018 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो G7 का साझा बयान जब सामने आया था तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से लगता है कि तमाम देश नेटो में शामिल हो जाए, कोई और संगठन ना तैयार हो जो उसके खिलाफ खड़ा हो। उस लिहाज से क्या आपस में कई मुद्दों को लेकर एकजुटता है G7 देशों में? देखिए ब्रॉडली एकजुटता है, छोट-मोट मुद्दों पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर ब्रॉड एकजुटता है। यूक्रेन की मदद की जाए, रशिया इनको दुश्मन देश लगता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की पोजीशंस हैं। पर हाँ कुछ नुआंस्ड पोजीशंस है। फ्रांस की एक नुआंस्ड पोजीशन है। जर्मनी पहले कहता था कि हम हथियार नहीं देंगे, फिर हमने देखा कि जर्मनी ने लेपर्ड टैंक्स दिए। नुआंस्ड पोजीशंस, नुआंस्ड डिफरेंसेस हैं, पर अगर ब्रॉड स्ट्रोक्स की बात करें ज्यादातर वैश्विक मुद्दों पर, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्लाइमेट पे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे, रशिया की जंग पे, इस पे इनके एक एकजुटता है। हाँ ये हो सकता है कि कुछ कंट्रीज डायरेक्टली इफेक्ट कुछ चीजों, इंडो पैसिफिक फॉर एग्जांपल, इंडो पैसिफिक से कौन इफेक्ट हो रहा है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्योंकि ये यहां बैठे हैं। पर या ईस्ट चाइना सी में चाइनीज एग्रेशन की अगर बात करें, ताइवान अफेक्टेड है, अमेरिका अफेक्टेड है। अब मान ले फ्रांस है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने वो यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करना चाहते हैं चाइना के साथ, तो वहां पर उनके डिफरेंसेस हैं कुछ मुद्दों पर बड़े नुआंस डिफरेंसेस हैं। ब्रॉडली इनके कंसर्न्स और एस्पिरेशन सिमिलर हैं। जी 66 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारतीय नेहरू के बाद हिरोशिमा पहुंच रहा है आज अमृत, और इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है, और आप बेहतर बता पाएंगे कि ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जिसने NPT पर साइन नहीं किया था, और उसका उद्देश्य ये है कि किस तरह से परमाणु अप्रसार को रोका जाए। तो उस लिहाज से भी हम मान सकते हैं हिरोशिमा को जो चुना गया G7 की इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये बहुत अहम। जापान की मंशा तो यही थी हिरोशिमा चूज करने की कि एक सिंबॉलिक मैसेज जाए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ। जापान का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो भुक्तभोगी रहे हैं इसके हॉरर्स के, और उन्हीं के पार्टनर कंट्री अमेरिका ने ही बम गिराया था वर्ल्ड वॉर II में इनके ऊपर 6 अगस्त 1945 पे, और जापान की यही मंशा है। पर वही जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि डिफरेंसेस हैं। P5 न्यूक्लियर वेपन्स को डिफरेंटली देखता है। भारत जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है कहता है कि NPT जैसी रेजिम डिस्क्रिमिनेटरी है, आप टाइम बार नहीं लगा सकते कि जी फलां डेट से पहले अगर आपके पास बम था या न्यूक्लियर वेपन से तो आप रख सकते हैं। बाकी भारत कहता है कंप्लीट एलिमिनेशन, बंद कर दो न्यूक्लियर वेपन्स, पर सारे बंद कर दो, ये नहीं कि कुछ बंद कर दें कुछ ना बंद करें, तो आप उसमें अपने पार संतुलन
अपने पावर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और उसका खामियाजा भारत लंबे समय तक भुगतता रहा है, तो फिर भारत ने ये एक साहसी कदम उठाया, या कुछ लोग सोचते हैं कि भारत ने इसे एक साहसी कदम उठाया कि न्यूक्लियर टेस्टिंग की, तो ये पोजीशंस हैं। पर हाँ, पीस मेमोरियल पे प्रधानमंत्री जाएंगे, सभी ग्रुप 7 के G7 के मेंबर कंट्रीज, इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनर कंट्रीज जाएंगे, ग्रुप फोटो होगी, प्रधानमंत्री खुद रीथ लेइंग करेंगे, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पे करेंगे। प्रधानमंत्री इनफैक्ट कल महात्मा गांधी की बस्ट वहां को अनवेल करेंगे। मैसेज एसेंशियली यही है भारत का कि भारत ये कहता है कि आप पीस के थ्रू दुनिया के सॉल्यूशंस का समाधान ढूंढ सकते हैं, चाहे वो आज के कॉन्टेक्स्ट में हो, रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हो। कि भारत ने कहा, प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा था, इट्स नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, इट्स एन ईरा ऑफ पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। तो आप ये प्रधानमंत्री मैसेजिंग जब महात्मा गांधी की बस्ट अनवेल कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भारत पीसफुल मींस के पक्ष में है और न्यूक्लियर वेपन्स की कंप्लीट की एलिमिनेशन भारत का लगातार एक स्टेटेड स्टैंड रहा है। पर भारत ये कहता है कि सब लोग इसको खत्म करें क्योंकि इसका खतरा बहुत ज्यादा है। जी आंचल। तो संक्षिप्त में एक आखिरी सवाल है कि हमने बहुत अहम तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हुए मुस्कुराहट के साथ। वहाँ हम जिस तरह से फुमियो किशिदा ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका स्वागत किया है, ये मुस्कुराहट वाली तस्वीरें हैं। लेकिन किसी एक देश को इस सम्मेलन से कहीं ना कहीं बेचैनी भी होगी, जिसका नाम है चीन। उस तक क्या मैसेज जाएगा? दो देशों को बेचैनी होगी, एक रूस को, दूसरा चीन को। क्योंकि रूस को, क्योंकि उनको पता है कि G7 क्लियरली मल कर रहा है या विचार कर रहा है कि सैंक्शंस और कैसे लगाई जाएं। वो ये भी कह रहा है कि हथियार और कैसे दिए जाएं। राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी यूरोपियन देशों का दौरा करके आए। राष्ट्रपति जेलेंस्की यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे। जब जेलेंस्की मिले थे अमेरिकी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले थे, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि G7 में ये कहीं ना कहीं ये सैंक्शंस लगाए जाएं। बिल्कुल, वो तो मांग कर ही रहे हैं और वो और मांग कर रहे हैं पैसे की, वो और हथियारों की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अब रशिया को ये बड़ा नागवारा गुजरेगा कि G7 जैसा समूह जिससे उसको बाहर कर दिया गया था 2014 में जब क्राइमिया की एनेक्सेशन हुई थी। पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया इसका पार्ट होता था, उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो रशिया को बेचैनी होगी, दूसरा बेचैनी होगी चीन को, क्योंकि चीन की जिस तरह की यूनिलैटरल डोमिनेंस चीन चाहता है ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, उनको तो ये लगता है कि उनका बैकयार्ड है, कि उनका हक है इस पर अपनी डोमिनेंस करना, अपनी असर्शन करना। पर दुनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखती। दुनिया बहुत एग्रेसिव अप्रोच रहती है और आप इस एग्रेसिव अप्रोच को कहीं ना कहीं टेम करने का वक्त है। और ये तमाम G7 की जो बैठक यहाँ पर होगी, ये तमाम देश मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि इंडो पैसिफिक के लिए कुछ सुदृढ़ सामने निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे तो लगातार अब आगे अपडेट्स हम लेते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी। और हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें एएसआई ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर अपील की। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका भी पक्ष सुने।
प्रधानमंत्री ने कल पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ओडिशा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक वंदे भारत ट्रेन के सफर के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सुन ने। आइए सुनते हैं। वंदे भारत का सफर लगातार जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा वंदे भारत रेलगाड़ियां जो है वो देश भर में दौड़ रही है। आज भी हम मौजूद हैं पुरी से हावड़ा कोलकाता जाने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का, जो उड़ीसा के से शुरू किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ है, गवाह बन रहे हैं इस ट्रेन के साथ। पुरी से हावड़ा तक जा रहे हैं। सर, सबसे पहले इस रूट पे कितनी डिमांड थी इसकी? क्या इसमें क्या फायदा क्या देखते हैं आप? इकोनॉमिकली फायदा देखे या फिर टूरिज्म की दृष्टि से देखे? यहाँ के लोग ये आप अगर जो तीर्थ यात्री आते हैं इनको लेकर के देखते हैं उड़ीसा के लिए। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र भूमि पुरी दुनिया के मानचित्र पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस स्थान है और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं महाप्रभु के दर्शन के लिए। तो कोलकाता से पुरी ये ट्रेन बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड है और बहुत ही अच्छी इसका रिस्पांस मिला है। जैसा आपने देखा रास्ते भर उड़ीसा में सब जगह लोगों ने वंदे भारत का जिस तरह से स्वागत किया है, क्योंकि ये लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरती है। सर, आज आपकी सरकार के 9 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं। वह रेलवे के अचीवमेंट की बात करें तो पिछले 1 दशक पहले, 9 वर्ष के पहले में और अब में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? आमूलचूल बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज से 10 वर्षों पहले तक रेलवे को बिल्कुल एक तरीके से एक दुधारू गाय की तरह उपयोग में लाया जाता था। कहीं पर रेलवे का फ्यूचर क्या है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता था। मोदी जी ने सबसे पहले आते ही रेलवे के बजट को जनरल बजट में मर्ज किया और रेलवे के लिए फंड्स एलोकेशन तुरंत बढ़ाया। पहले 20,000 करोड़, जब 2000 अगर आप 9, 2010, 2011 का पीरियड ले तो 15-20 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट होता था साल का। इतना बड़ा नेटवर्क मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 40,000 करोड़, 80,000 करोड़ बढ़ा के अब 2,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मोदी जी रेलवे में कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज बन रही है, कवच नई टेक्नोलॉजी बनी है, वंदे भारत की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वंदे मेट्रो की डिजाइन चल रही है, वंदे के स्लीपर की डिजाइन चल रही है, 240 किलोमीटर पर आवर पे चलने की तैयारी हो रही है। बहुत एक अलग डायरेक्शन पे, अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। सर, बजट की बात करें अगर तो पहले 1 दशक पहले को देखें तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन लोगों का हमेशा से आरोप रहा है कि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं अलग पॉलिसी रखी गई। बजट को लेकर के आप क्या लगता है सर, 2014 के पहले उन राज्यों का क्या बजट रहा, अब जो अभी हम देख रहे हैं क्या बजट? किसी भी स्टेट को ले लीजिए, मान लीजिए उड़ीसा, 2014 से पहले मात्र 800 करोड़ रुपए का बजट मिलता था उड़ीसा को। आज उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी उड़ीसा को 10,000 करोड़ का बजट मिलता है। केरल मात्र कुछ 200, 250, 300 ऐसे करोड़ मिलते थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी ध्यान नहीं है। 2,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। मोदी जी का बहुत क्लियर है, सबका साथ सबका विकास, साथ में सबका प्रयास अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सर, एक अंतिम सवाल सर, 9 साल में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या कहेंगे सर आप रेलवे के लिए? यात्रियों को फोकस में रख के हर काम को किया जा रहा है। सामान्य नागरिकों को फोकस में रख के, उनका ध्यान रख के हर काम किया जा रहा है। आज के नौजवानों की जो एस्पिरेशन है उसको फोकस में रख के उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। धन्यवाद सर। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज। द्वारका एक्सप्रेस देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जाम से बचने के लिए 4 स्तरीय कनेक्टिविटी को अस्तित्व में लाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का मुआयना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने किया। इस मौके पर गडकरी मीडिया से मुखातिब भी हुए। क्या कुछ है द्वारका एक्सप्रेसवे में खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज।
द्वारका एक्सप्रेसवे से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर। गुरुग्राम जाने वाले मुसाफिरों को मिलेगी जाम से राहत। इसी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का मुआयना करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ हाईवे पर नजर आए और परियोजना की प्रगति का हाल जाना। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह, केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह, सांसद प्रवेश वर्मा और सांसद रमेश बिधूरी भी मौजूद थे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर लंबाई का देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण अप्रैल 2024 में लगभग पूरा किया जाएगा। हरियाणा में 18.9 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबाई का यह एक्सप्रेसवे बन रहा है। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से आगे दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और बाद में इसमें हरियाणा की भी काफ़ी कनेक्टिविटी है, पुराने जयपुर का भी रोड है। तो एक प्रकार से ये एक इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जब दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो द्वारका और गुड़गांव ये जो क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली का, इसमें तो सुविधा होगी, पर बाहर से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक उसकी भी सुविधा होगी। और ये दोनों रोड के कारण इस एरिया में एक नई दिल्ली बस रही है, नया गुड़गांव बस रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें 4 तरह के कनेक्टिविटी की सुविधा मौजूद होगी। टनल, अंडरपास, ग्रेड रोड, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर इस एक्सप्रेसवे को अन्य सड़कों से अलग बनाएंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन की सर्विस रोड बनाई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में देश की सबसे चौड़ी 3.6 किलोमीटर लंबाई की 8 लेन टनल बनाई जा रही है। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली के लोगों की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय का अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारका एक्सप्रेसवे न सिर्फ दिल्ली और हरियाणा की दूरी को कम करेगा, बल्कि जाम की समस्या से जूझ रहे लाखों मुसाफिरों के लिए ये रामबाण भी साबित होगा। तकरीबन 30 किलोमीटर लंबे इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत सरकार 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसमें 4 किलोमीटर लंबा ये टनल, ये सुरंग लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा और जाम की समस्या से मुसाफिरों को बचाएगा। एयरपोर्ट आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी और गुड़गांव तक की यात्रा करने वाले जो रोज आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ा राहत का पैगाम होगा और इससे दिल्ली और हरियाणा की दूरी बिल्कुल सिमट जाएगी। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। कहते हैं अंधेरी आंखों में उम्मीद के सपने भी पलते हैं, पर उन सपनों को आत्मनिर्भरता से कम ही लोग जोड़ पाते हैं। NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड विमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज संस्था दृष्टिबाधित महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ रही है। यही नहीं, चाहे सुई में धागा डालना हो या फिर मेट्रो में अकेले सफर करना, दैनिक जीवन से जुड़ा हर काम ये महिलाएं बखूबी करती हैं। समावेशी विकास पर हमारी संवाददाता रजनी सेन की इस खास रिपोर्ट को देखिए। रोशनी ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नेमत, लेकिन कुछ आंखों ने रोशनी के इन मेलों को नहीं देखा। ऐसे ही आंखों का उजाला बनकर सामने आया है NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड विमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज। इस संस्थान में दृष्टिबाधित महिलाओं और छात्राओं को न केवल अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जा रहा है, बल्कि आम जिंदगी में वे किसी पर भी निर्भर न रहें, इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर वे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट का काम भी कर रही हैं। मैं यहाँ पे CC यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कोर्स कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने कंप्यूटर शुरू से लेकर लास्ट तक सीखा और उसके अंदर मैंने होम साइंस की ट्रेनिंग भी ली। पहले तो गांव तरफ ही पढ़ाई कर रहे थे तो उतना चेंजेस नहीं था, बट अभी यहाँ पे जब से दिल्ली आए हैं तब से थोड़ा अलग से ही मतलब वातावरण भी अलग ही मिला। CC की बात करें तो उसमें आगे बच्चों के लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं जॉब्स के लिए, जिसमें कि आप कॉल सेंटर में तो आप काम कर ही सकते हैं, और अगर क्योंकि आपको कंप्यूटर पे काम करना आ गया, डेटा एंट्रीज करने आ गए हैं, आप कॉल रिसीव कर लेते हैं, कस्टमर के साथ डील कर लेते हैं, तो आप फ्रंट डेस्क पे भी काम कर सकते हैं। यही नहीं,
चाहे सब्जी काटना हो या खाना बनाना, सुई में धागा डालना हो या अपने कपड़े खुद तह करके रखना, ऐसा कोई काम नहीं जिन्हें नैब इंडिया की ये होनहार छात्राएं न कर सके। इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में दृष्टिबाधिता काफी देर से आई। वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नैब इंडिया का साथ मिला तो उनके जीवन को एक नई किरण मिली। मुझे लगता है कि हम 2 महीने, 1 महीना हम उस प्रोटेक्शन में रखते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद फिर हम थोड़ी थोड़ी मेन स्ट्रीमिंग का एक्सपोजर देने लगते हैं। हम उन्हें ले जाते हैं कामकाजी जगहों पे, कॉर्पोरेट में या फैक्ट्रीज़ में, और उन जगहों पे ले जाके दिखाते हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं। तुमने इसके बीच में काम करना है। फिर जो हमारी लड़कियां पहले से काम कर रही होती हैं उनको बुला के बातचीत कराते हैं कि बताइए क्या माहौल है और क्या हाल है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम धीरे धीरे इन्हें उस प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर के साथ अवेयर कराएं ताकि इनको समझ आने लगे कि मैंने कहाँ जाके काम करना है। सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज में इन महिलाओं को उनकी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ इन महिलाओं को उद्यमिता से भी जोड़ा जा रहा है और उन्हें स्पा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल हूँ। मैं यहाँ पर टॉकिंग हैंड्स की मैंने ट्रेनिंग ली है और अब उसके बाद मैं थेरेपी स्टूडेंट्स को भी मैं ट्रेन करती हूँ और उसके बाद मैं जो बाहर से क्लाइंट आते हैं उनको भी थेरेपी देती हूँ। तो वहीं जर्मनी से प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा विज्ञान से जुड़ी दिव्यांग छात्राओं को डिस्कवरिंग हैंड स्कीम के तहत स्तन कैंसर की जांच की एक खास तकनीक सिखाई जाती है। हम इस ट्रेनिंग में इनको साइंस का पूरा बैकग्राउंड देते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं इन्हें पढ़ाना, सेल से लेके ये पूरे बॉडी के बारे में सीखते हैं। उसके बाद फिर ब्रेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एंड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कुकिंग एक्सपर्ट इन छात्राओं को व्यावहारिक कुकिंग का प्रशिक्षण देते हैं, तो साथ ही संस्था द्वारा चलाए जा रहे ब्लाइंड बेक कैफे में ये लजीज व्यंजन, केक, पेस्ट्री और पास्ता भी तैयार करती हैं। ये खाली जगह थी तो हमने सोचा इसको एक कैफे का एक मॉडल दिया जाए, तो जो समझ में आया वो बनाया एंड कस्टमर्स हैव टेकन देम विद देयर बोथ आर्म्स। शाम को लोग आते हैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड इनको ऑर्डर्स देते हैं, इनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है उस करके। नैब इंडिया इन छात्राओं के जीवन से दृष्टिबाधिता तो खत्म नहीं कर सकता, पर ये जरूर सुनिश्चित करता है कि इन्हें कभी भी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। कहते हैं कि किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने से ज्यादा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता, और नैब इंडिया दृष्टिबाधित महिलाओं की जिंदगी में न केवल रोशनी बिखेरने का काम कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, उन्हें रोजगार से जोड़ रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अजीत के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। तो आज हम आपको बता रहे हैं पशुओं के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल के बारे में, जिन्होंने पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों में फंगस की भूमिका को लेकर विस्तार से अध्ययन किया और उसका समाधान भी दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तमाम जानवर बेजुबान हैं, अपना दुख दर्द कह नहीं सकते, लेकिन तकलीफ इनको भी होती है, दर्द इनको भी होता है। मौसम की मार हो, धूप बारिश हो, इन सब का असर इन पे पड़ता है और ये अक्सर बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके दर्द को समझने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सा काम करते हैं, क्योंकि इन जानवरों की बीमारियां कैसे दूर की जाए, इनकी बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, इस पे कुछ लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत है गुजरात के डॉक्टर महेंद्र पाल, जो कि जानवरों की बीमारियों पर खास करके 4 दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उनको उनके इस काम के लिए मिल रहा है पद्म पुरस्कार। पशुओं के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल एक जाने माने वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जिन्हें पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण, रोग जांच, योजना और प्रशासन का करीब 50 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर पाल ने मुख्य रूप से पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों में फंगस की भूमिका को लेकर विस्तार से अध्ययन किया और उसका समाधान भी दिया। क्योंकि मैं 1970 से
साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से हमने 720 के करीब पेपर जो हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही जर्नल में हमने वो पब्लिश किए, और 8 किताबें मैंने लिखी। उनमें से एक किताब यह है वेटरनरी एंड मेडिकल माइकोलॉजी, जो कि अपने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली से छपी। उस किताब का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी एप्रिसिएशन हुआ। मैं भारत सरकार का बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया, और उसके कारण मुझे जो है ये पद्मश्री अवार्ड मिला। प्रोफेसर पॉल ने विभिन्न पशुपालन संस्थानों, पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षण संस्थानों के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, इथोपिया में भी कई संस्थानों में काम किया। डॉक्टर पॉल ने अपने व्यापक अध्ययन और अनुभव से 725 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं और 8 किताबें भी लिखी हैं। वेटनरी पब्लिक हेल्थ में वे एक किंवदंती की तरह हैं, जिन्होंने कई जूनोटिक रोग और फूड बॉर्न पैथोजेंस पर काम किया है। उनके 52 वर्षों के व्यापक कार्य का विश्व भर में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं द्वारा शोध पत्रों, पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख किया जाता है। दुनिया में पहली बार डॉक्टर पॉल ने जानवरों और मनुष्यों के क्लिनिकल डिसऑर्डर में फंगाई की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके द्वारा फंगाई के अध्ययन के लिए विकसित कई तकनीकों का उपयोग दुनिया भर की माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज में किया जाता है। मैं धन्यवादी हूँ अपने सरकार का कि उन्होंने वो काम जो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। पशुधन के क्षेत्र में हमने वेटरनरी साइंस को एक बढ़ावा देते हुए अपने पशुओं के और किसान भाइयों के फायदे के लिए रिसर्च किया है, और उसके रिसर्च के परिणाम निकले हैं, जो परिणाम खाली लेबोरेटरी में नहीं रहे हैं लेकिन परिणाम फील्ड तक पहुंचे हैं। श्री महेंद्र पाल जी जो कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने पशु चिकित्सा में काम किया है, श्री महेंद्र पाल जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। पशुओं की देखरेख और उनके पालने की वैज्ञानिक विधियों की महत्ता समझते हुए डॉक्टर पॉल ने जानवरों में होने वाली बीमारियों के समाधान पर काम किया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ने प्रोफेसर पॉल के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना भी की। प्रोफेसर पॉल द्वारा पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास, महामारी विज्ञान और निदान पर लंबे समय से किए जा रहे काम का फायदा वैज्ञानिकों को जूनेटिक रोगों के नियंत्रण के लिए रणनीति विकसित करने में मिल रहा है। इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए डालते नजर देश भर से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर फटाफट अंदाज में। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र को विचार के लिए 19 मई तक के लिए स्थगित किया। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश सीमा से तस्करी के प्रयासों को नाकाम किया। बीएसएफ ने करीबन 1000 किलोग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया। वहीं बांग्लादेशी करेंसी भी जब्त की, जिसे तस्कर बांग्लादेश से भारत ला रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों के मौसम में आज बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में आज से बारिश होने के आसार। वहीं मैदानी इलाकों में 23 और 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान। बारिश होने से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं पर्वतीय इलाकों में लोगों को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। प्रशासन के अनुसार डंपिंग ग्राउंड में पड़ी सूखी पत्तियों के कारण लगी आग।
G20 शिखर सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सीआरपीएफ कमांडोज जो हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ कमांडोज ने डल झील पर विशेष अभ्यास किया। इससे पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एनएसजी के जवानों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर अभ्यास किया। देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। भारत ने सूडान के लोगों को 25 टन चिकित्सा सहायता मुहैया करवाई। भारतीय वायुसेना का एक विशेष C-17 विमान गुरुवार को चिकित्सा सहायता लेकर पहुंचा सूडान में भारत के राजदूत BS मुबारक ने सूडान के गवर्नर फतला अलहाज अहमद और सामाजिक विकास मंत्री अहमद आदम बखीत को ये चिकित्सा इस मौके पर दी और कहा, गवर्नर मुबारक ने सहायता के लिए भारत का आभार जताया। अर्जेंटीना में महंगाई और अस्थिर आर्थिक हालात के कारण लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार की मांग को लेकर भी अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला। देश में सूखे के कारण अनाज की पैदावार में आई कमी। अर्जेंटीना इस वक्त मुद्रा संकट और उच्च महंगाई दर से भी जूझ रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से फांसी की सजा नहीं देने का किया आह्वान। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि फांसी की सजा देना मानवाधिकारों को अपमान होगा और हम ईरान से हत्याओं को रोकने, मुकदमों को बंद करने और लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका और G7 देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने रूस को लगभग 70 कंपनियों के साथ साथ उसकी तमाम संगठनों को ब्लैक सूची में डाला। इन प्रतिबंधों में अमेरिका ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। वहीं ब्रिटेन ने रूस के खनिज क्षेत्र के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ब्रिटेन ने रूस के हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। रुक करते हैं अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को इफ्फी में सपरिवार शामिल होने का न्योता दिया। मुरुगन ने उन्हें भारत में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महत्व के बारे में बताया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक पोस्टर भी भेंट किया। भारत इस वर्ष इफ्फी के 54वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई कान के रेड कार्पेट पर। ऐश्वर्या राय का कान को हमेशा इंतजार रहता है। इस बार भी अपनी मच अवेटेड रेड कार्पेट अपीयरेंस में ऐश्वर्या राय ने सभी का ध्यान खींचा। एक ओवरसाइज शिमरी हुड में ऐश्वर्या ने फिर से सुर्खियां बटोरी। वहीं एक शीर्ष वैश्विक ब्रांड द्वारा झिलमिलाता हरा काफ्तान पहनकर भी वो वाहवाही बटोर रही हैं। टाइगर 3 के सेट से आई बुरी खबर। टाइगर 3 के सेट पर सलमान खान चोटिल हो गए। सलमान खान के फैंस ने उनके सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस फोटो को शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, जब आपको लगता है कि दुनिया का भार आपके कंधों पर है तो कहते हैं कि दुनिया को एक तरफ रख दो, 5 किलो का डंबल उठाओ और पहले मुझे दिखाओ। टाइगर घायल हो गया है। कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा का टीजर हुआ रिलीज। समीर विध्वंस द्वारा निर्देशित इस फिल्म का सभी दर्शकों को है इंतजार। 3 साल बाद थिएटर्स में लौटने जा रहे हैं विक्की कौशल। विक्की कौशल 1 या 2 नहीं बल्कि 4 फिल्मों के साथ तैयार हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं। करिश्मा तन्ना की फिल्म स्कैम 1992 सुर्खियों में। डायरेक्टर हंसल मेहता का नया शो स्कूप एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जिसने मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया था। और अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। आईपीएल के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने का लिया फैसला। खेल जगत से जुड़ी तमाम अन्य खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में स्पोर्ट्स रैप में।
गुरुवार को खेले गए आईपीएल के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासे ने शतकीय पारी खेली। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली के आईपीएल करियर का यह 6वां शतक रहा। कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की भी बराबरी कर ली है। आईपीएल के आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 112 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ छठे और पंजाब किंग्स 12 अंकों के साथ 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं, लेकिन सीजन के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर टीम उम्मीदें मजबूत रखना चाहेगी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके पेशेवर करियर का अंतिम सत्र होगा। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 खिताब जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में पदार्पण के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में विश्व रिकॉर्ड है। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल में एज अल कमार को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वेस्ट हैम 1976 के बाद अपने पहले बड़े यूरोपीय फाइनल में पहुंचा है। वेस्ट हैम ने पहले लेग में 2-1 से जीत दर्ज की, वहीं दूसरे चरण में 1-0 से हराया। वेस्ट हैम का सामना फियोरेंटीना से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में बासिल को हराया था। 1980 FA कप उठाने के बाद से हैमर्स अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं वे 1999 इंटर टोटो कप की 3 विजेताओं में से एक थे। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने ब्राइटन को 4-1 से हरा दिया है। इस जीत ने न्यूकैसल को पहली बार चैंपियंस लीग में वापसी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि 2003-04 में क्वालिफाइंग चरण में बाहर हो गए थे। फिलहाल न्यूकैसल अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। खेले गए 36 मुकाबलों में उनके पास 69 अंक हैं। 6 बार के विजेता सेविया सेमीफाइनल के दूसरे चरण में यूवेंटस पर अतिरिक्त समय में जीत के बाद 7वें यूरोपा लीग फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले चरण में 1-1 से बराबर रहने के बाद दूसरे लेग में यूवेंटस ने पहला गोल दागा, लेकिन सेविया ने पलटवार करते हुए 2 गोल कर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लिवरपूल के मैनेजर यॉर्गन क्लॉप पर अप्रैल में टोटेनहम पर अपनी टीम की 4-3 की जीत के बाद रेफरी पॉल टियर्नी के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए 2 मैचों का प्रतिबंध लगा है। इसका मतलब है कि यॉर्गन क्लॉप रविवार को एनफील्ड में एस्टन विला के खिलाफ होने वाले मैच में टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अनुचित आचरण को स्वीकार करने और टिप्पणी करने के लिए खेद व्यक्त करने पर उन्हें 75,000 पाउंड का जुर्माना भी देना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। कहते हैं सबके लिए जल हो और स्वच्छ जल हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कोशिश तब आंदोलन बन जाती है जब वो प्रयास आम जन द्वारा किए जाते हैं और फिर तो सफलता निश्चित है। जल संरक्षण की दिशा में क्या कुछ अनूठा हो रहा है? पंजाब के मोगा में किस तरह से छप्पड़ व्यवस्था से जल को संरक्षित किया जा रहा है, देखते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में धरती के निचले पानी के गिरते स्तर पर नकेल कसने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी जत्थेबंदी अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। ये अभिव्यक्ति फाउंडेशन के लोगों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि जिले के 5 गांवों में छप्पड़ों का नवीनीकरण किया जा रहा है। ये एक व्यवस्था है जिसके जरिए गांव का गंदा पानी नालियों में होता हुआ छप्पड़ में एकत्रित होता है। फिर इसके नजदीक एक और गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। इसके बीच में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। पत्थरों के बीच से गुजरकर ये पानी प्राकृतिक विधि से स्वच्छ होता हुआ दूसरे कुएं में एकत्रित हो जाता है। मेरे गांव में ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से छप्पड़, और इसमें जो पानी है पूरे गांव का आता है, इकट्ठा होकर 4-5 प्लांट में डिफरेंट होकर पानी इकट्ठा होकर फिल्टर होकर पूरे गांव के खेतों को दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे बिजली भी बचेगी और खर्चा भी कम आएगा।
और जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी। इस तरह जिले के 5 गांवों के छप्पड़ों का नवीनीकरण कर छप्पड़ों को गहरा करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल योग्य बनाने का काम युद्ध स्तर पर ये गांव वासी कर रहे हैं। मोगा के गांव धल्ले के धल्ला कला, खोसा पांडो और रत्तिया में काम जारी है, जबकि खोसा रणधीर में पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध हो गया है। तालाब का नवीनीकरण होने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पानी की काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण बारिश का पानी जो सीवरेज वाटर है और वो बढ़ गया है, और जो गांव के नीचे घर हैं तो उनमें वो पानी वेस्ट पानी जहाँ बारिश का पानी अभी नहीं जाता, तो जिसमें लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। इस काम में संस्था को साथ मिला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। ये देखिए, ये होदी बनाई गई है जिसमें सारे गांव का गंदा पानी खाले द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन जाली लगी होने के कारण बड़े कचरे को पानी से अलग कर लिया जाता है। होदी के बाद गंदा पानी 10 फुट गहरे कुएं में ले जाया जाता है, जहां इस पानी में बारीक कचरे के कण ऊपर तैरने लगते हैं। इस कुएं से उतरा पानी 250 फुट लंबे खाले में ले जाया जाता है और फिर खाले में बड़े गोल पत्थर रखे होने के कारण पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है। ये पानी 3 टैंकों में प्रवेश करता है, जिसमें पत्थरों और जाली से तैयार नकली बांध से पानी को निकाला जाता है। इसी दौरान खमीरन की प्रक्रिया भी होती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है और फिर इस पानी को एक और टैंक में ले जाया जाता है, जहां घास उगाई जाती है और घास की जड़ें पानी को कुदरती तौर पर साफ करती हैं और फिर ये साफ पानी छप्पड़ के पहले हिस्से में जमा हो जाता है। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के उपरांत यही पानी छप्पड़ के दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है और फिर मोटर की सहायता से साफ पानी को खेतों में भेजा जाता है। जरा देखिए किस तरह प्रदूषित और कीचड़ युक्त पानी को शुद्ध करके खेती के लिए उपयोगी बनाया गया है। इसमें काफ़ी प्रकार के नेचुरल खादें जो पौंड के पानी में होती हैं, तो उसमें खाद का खर्च भी किसान का कम होता है और इससे काफ़ी उनकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है और किसान के लिए लाहेवंद है ये चीज़। इस प्रयास से एक तरफ जहां साफ पानी खेतों में जाने से किसानों को महंगे डीजल से मोटर चलाने से राहत मिलेगी, तो वहीं खाद युक्त ये पानी फसलों के लिए फायदेमंद होगा और किसानों को धरती के निचले पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और धरती का निचला पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मोगा से उषा कौर जश्न की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी जयसेना के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।